नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाला है वो 2020 का जो महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्दा रहा है वो रहा है कोरोना वायरस। उसमें जो वायरस है उसी को हम पढ़ने वाला है। ये जीव विज्ञान की क्लास है जिसमें हमारा विषाणु का जो टॉपिक चल रहा है वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आने वाली एग्जामों में, क्योंकि अभी 2020 और आने वाली 2-3 सालों तक, लगभग 2-3-4 सालों तक कोरोना वायरस का जो मुद्दा बना हुआ है यह भी टिका हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी वायरस से जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम वीडियो में करने वाले हैं, और आने वाली अगली वीडियो में ये पार्ट 1 रहेगा, और आने वाली जो अगली वीडियो है उनमें भी हम जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं कैसे नहीं, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर जो विषाणु से संबंधित है। ठीक है, विषाणु क्या होता है दोस्तों? विषाणु एक अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ठीक है दोस्तों, जो विषाणु होता है वो एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव रहता है। ठीक है, ये बहुत ही सूक्ष्म रहता है, जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश और वृद्धि कर सकता है। यानी कि जो केवल कोशिकाओं के है तभी ये जीवित रह सकता है, और उसी के भांति कोशिका में ही अपना जीवन यापन कर सकता है और उसी में अपने वंश की वृद्धि कर सकता है। जो केवल क्या करता है कि कोशिका, यदि उसको कोशिका है तो वो जीवित है। ठीक है, जो भी विषाणु रहता है, यदि उसके पास कोई सी कोशिका है जिसमें वो प्रवेश कर गया तभी विषाणु जीवित रहता है, अन्यथा वो एक निर्जीव की भांति रहता है। अगला है, ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होता है। ठीक है, जो विषाणु है ये नाभिकीय, इसका जो नाभिक रहता है, ठीक है, नाभिकीय जो रहता है वो अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, जो विषाणु है, विषाणु अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नॉर्मली भी पूछा जा सकता है, विषाणु किसका बना होता है? अम्ल और प्रोटीन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे जो आने वाली अपने अगली वीडियो है उसमें क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक अभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ताकि जब वो टेस्ट लिया जाए तो उसमें आसानी से आप सोल्व कर सकें। अगला पॉइंट है, शरीर के बाहर तो ये मृत के समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। ठीक है, जब ये शरीर के अंदर रहते हैं तब ये अपनी क्रिया जो भी है वो अपनी क्रिया करते हैं और वंश करते हैं। ठीक है, और अपना जो भी प्रजनन रिप्रोडक्शन जो भी है वो कोशिकाओं के अंदर करता है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, लेकिन जब ये शरीर के से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो ये सुप्तावस्था में पाए जाते हैं। ये लाखों मतलब बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं, यानी कि ये एक निर्जीव अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब भी इन्हें हजारों साल के बाद भी जब इन्हें कोई कोशिका मिल जाती है, ठीक है, कोशिकाओं में ये प्रवेश कर जाते हैं, तब वहाँ जाकर ये जीवित हो जाते हैं। ठीक है, तो जब तक कोशिका नहीं मिलती तब तक ये तो एक मृत के समान ही रहते हैं, परंतु शरीर के अंदर जब जीवित कोशिकाओं के अंदर ये चले जाते हैं तब वहाँ जाके अपना एक्टिविटी दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका कोरोना वायरस का। ठीक है, जो एक अकोशिकीय रहता है और बहुत ही अति सूक्ष्म जीव है। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक परजीवी जीव है। क्या है दोस्तों? ये एक परजीवी जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश और वृद्धि कर सकता है। ये जो नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो इसका नाभिकीय रहता है, इसका सेंटर केंद्रक, वो अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। विषाणु जो है अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। शरीर के बाहर तो ये मृत के समान होता है। ठीक है, शरीर के बाहर तो ये एक सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। ठीक है, कहीं पर भी विषाणु कहीं पर भी हवा में कहीं पर भी सुप्तावस्था में रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसे कोई से भी शरीर में प्रवेश कर जाता है तब इसे कोशिका में प्रवेश करने के बाद ये अपनी एक्टिविटी दिखा देता है। ये एक विषाणु है। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा करके रख सकते हैं हम। एक विषाणु बिना किसी सजीव के माध्यम से पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया कि ये जब किसी सजीव के कोशिकाओं में प्रवेश करते तभी अपनी क्रिया दिखाते हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं। लेकिन जब विषाणु जो रहता है बिना किसी कोशिकाओं या बिना किसी सजीव के माध्यम से अपना पुनरुत्पादन नहीं कर सकते, अपने वंश में वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, यह सैकड़ों वर्षों तक सुप्तावस्था में रह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सालों तक अपने बिना किसी, इनको कुछ भी नहीं हुए और ये मतलब बिना एक्टिविटी के रह सकते हैं। लेकिन जब इन्हें कोशिका मिल जाती है तब ये अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक जीवित रहते हैं। ठीक है,
सुप्तावस्था में रहते हैं लेकिन ये जीवित रहते हैं। जब भी इन्हें कोई कोशिका मिल जाती है तब वहाँ अपनी एक्टिविटी दिखा देते हैं। और जब भी एक जीवित या मध्य या धारक के संपर्क में आता है, उस जीव की कोशिका को भेद कर आच्छादित कर देता है और जीव बीमार हो जाता है। ठीक है, जब भी ये किसी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है तो जिस भी जीव की कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद वहाँ अपनी एक्टिविटी, जो जैसा भी ये वायरस है उस वायरस की एक्टिविटी दिखाकर अपने जो आरएनए डीएनए है उसकी भांति वो कार्य करने लग जाता है। ठीक है, विषाणु। एक बार जब जीवाणु जीवित कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, जब विषाणु किसी जीवित कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, किसी सजीव के शरीर में जब जीवित कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है तो वहाँ जाकर वह कोशिकाओं के मूल जो आरएनए है, जो जिस भी सजीव के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जिस भी सजीव की जो भी जीवित सजीव है उस जीवित सजीव की कोशिकाओं में जब प्रवेश कर जाता है तो उसकी जो मूल आरएनए और डीएनए है उसकी जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक संरचना में बदल देता है। ठीक है, आया दोस्तों समझ में? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना क्लास कैसी है। अगला पॉइंट है, और यह संक्रमित कोशिकाएं जो होती है अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन शुरू कर देती है। ठीक है, जब भी ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो जैसा भी वो विषाणु बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो जिस भी प्रकार का वो विषाणु था उस विषाणु को अपनी एक्टिविटी दिखाता है और फिर बताता है, मतलब वो अपनी एक्टिविटी को एक्टिव कर लेता है। ठीक है, जब वह कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है तो अपनी जो उसके जो आरएनए बना हुआ है, ठीक है, जो आरएनए और डीएनए अपना जो है वो उस कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर बहुत सारे पुनरुत्पादन करके बहुत सारे वंश में वृद्धि कर देता है और उस जीव को, जिस जीव में वो प्रवेश कर गया उस जीव को बीमार कर देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जो विषाणु शब्द है। विषाणु के बारे में अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन विषाणु कहाँ से आया, किसने इसका नाम रखा, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो विषाणु जो है एक अंग्रेजी शब्द यानी कि वायरस का शाब्दिक अर्थ, विषाणु का जो अंग्रेजी शब्द है वायरस, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष। ठीक है, इसका जो हिंदी मीन होता है विष। ठीक है, विषाणु का अंग्रेजी शब्द वायरस का शाब्दिक अर्थ होता है विष होता है। सर्वप्रथम सन 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि जो चेचक है वो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, जो जैसे कि चेचक की बीमारी है, जब किसी व्यक्ति को चेचक की बीमारी होती है, ठीक है, तब समझना दोस्तों, जैसे कि विषाणु कहीं पर भी सुप्तावस्था में पड़ा हुआ है, ठीक है, जब निजी अवस्था में पड़ा हुआ, लेकिन किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हो, जब भी जैसे चेचक विषाणु है, चेचक एक विषाणु है, कहीं पर भी है, हमें नहीं पता कहाँ पर है वो, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है या वो व्यक्ति उसके संपर्क में चला जाता है, तब क्या होता है, जब जो चेचक विषाणु है वो उस व्यक्ति की जो कोशिका है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद जो उस व्यक्ति की जो कोशिकाओं में जो डीएनए आरएनए उसको अलग करके अपना डीएनए आरएनए उसमें एक्टिव कर देता है। ठीक है, उसके जो डीएनए है व्यक्ति के डीएनए आरएनए को ख़त्म कर देता है और अपना डीएनए आरएनए वहाँ पर एक्टिव करके वहाँ पर बहुत सारे वंश एक्टिव कर देता है। ठीक है, और पुनरुत्पादन चालू कर देता है। धीरे 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 बहुत सारी मात्रा में विषाणु, हजारों लाखों की मात्रा में विषाणु एक्टिव हो जाते हैं, तब वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको क्या हो जाता है, चेचक की बीमारी हो जाती है। ठीक है, आया समझ में दोस्तों विषाणु कैसे कार्य करता है। लेकिन जब तक वो किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो ना तो पुनरुत्पादन कर सकता है और ना ही अपनी एक्टिविटी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ना वंश की वृद्धि कर सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आया, किसी कोशिका के संपर्क में आता है, तब वहाँ जाके अपनी सारी एक्टिविटी चालू कर देता है। ठीक है, तो उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार भी किया और इसके बाद सन 1886 में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में जो मोजेक रोग एक विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, अब वहाँ हमने पढ़ा था चेचक जो मनुष्य से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जो एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में जो मोजेक का रोग होता है वो भी विशेष प्रकार के वायरस के कारण होता है। अगला टॉपिक है, ये पेड़ पौधों कहीं पर भी जहाँ इन्हें कोशिका मिलती है वहाँ पर अपनी एक्टिविटी दिखा देता है। रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोव्स्की ने 1892 में जो तंबाकू में होने वाले मोजेक रोग का अध्ययन करते समय विषाणु के अस्तित्व का पता लगाया। ठीक है दोस्तों, जो इवानोव्स्की है इन्होंने ही विषाणु की खोज की है, लेकिन
जो पूर्व में हमने देखा, यहाँ पर देखा हमने कि जो भी विषाणु से इन्होंने लगाया, ठीक है। सर्वप्रथम डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बताया था कि विषाणु के कारण चेचक की बीमारी होती है, ठीक है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये विषाणु है या नहीं, ठीक है। ये पता है कि एक नाम नहीं दिया इन्होंने, किसी खोज नहीं की थी, ठीक है। लेकिन ये पता चला इन्हें कि चेचक जो है विषाणु के कारण होता है, एक कोई सा वायरस है ऐसा जिसके कारण चेचक हो रहा है, ठीक है। इन्होंने ये पता लगाया और इन्होंने टीके का आविष्कार भी किया, ठीक है। और तंबाकू में जो मोजे का रोग है ये भी एक विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा होता है, ये एडोल्फ मेयर ने बताया। लेकिन विषाणु ही नाम दिया, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो अपना इवानोव्स्की है, इन्होंने तंबाकू में जो मोजे का रोग है उसका अध्ययन करते समय पाया कि जो मोजे का रोग है ये तंबाकू में विषाणु के अस्तित्व का कारण है, ठीक है। विषाणु के कारण ही तंबाकू में मोजे का रोग उत्पन्न होता है। बेजर्निक और बोर ने तंबाकू के पत्ते पर इसका प्रभाव देखा और इसका नाम टोबैको मोजेक रखा, ठीक है। जो तंबाकू के ऊपर टोबैको मोजेक जो रोग का नाम है वो किसने रखा था? बेजर्निक और बोर ने तंबाकू के पत्ते पर इसका प्रभाव देखा और तंबाकू के इस रोग को टोबैको मोजेको नाम दिया गया, ठीक है। ये होता है दोस्तों टोबैको मोजेको रोग। इसमें क्या होता है, एक कैप्सिड बनता है, किस पे? वायरस पे कैप्सिड बन जाता है। जो कैप्सिड बनता है वो बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो प्रोटीन सबनिट बन जाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन मिल जाते हैं। ये बहुत सारे प्रोटीन मिलकर एक ऐसा आवरण बना देते हैं जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? कैप्सिड बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर आरएनए का ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है इस वायरस के लिए, ठीक है। और इस वायरस के ऊपर ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा प्रोटीन सबनिट बनता है। और जो कंप्लीट एक वायरस बन जाता है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर, तब इसे कैप्सिड, ये ऊपर का जो आवरण है इसे कैप्सिड बोला जाता है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो उसमें करने वाले हैं, ठीक है। अगला अपना जो क्वेश्चन, अपना मोजेक शब्द जो रखा गया, टोबैको मोजेको जो शब्द रखा गया, किसके द्वारा रखा गया दोस्तों? ये बेजर्निक और बोर ने जब तंबाकू के पत्ते पर इसका प्रभाव देखा तो इसका नाम टोबैको मोजेको रखा, ठीक है। लेकिन ये क्यों रखा? मोजेक शब्द रखने का कारण इनका मोजेक के समान तंबाकू के पत्ते पर चिन्ह पाया जाना था, ठीक है। इस चिन्ह को देखकर इस विशेष विषाणु का नाम उन्होंने टोबैको मोजेको रखा, ठीक है दोस्तों। टोबैको मोजेको क्यों रखा? क्योंकि जब मोजेक शब्द इसलिए रखा गया क्योंकि जो तंबाकू के पत्ते हैं उस पर मोजेक के समान चिन्ह पाया गया, ठीक है। मोजेक के समान चिन्ह पाया गया, इसलिए तंबाकू के इस रोग को टोबैको मोजेको नाम दिया गया। विषाणु बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ विषाणु लाभदायक भी होते हैं और कुछ विषाणु हानिकारक भी होते हैं, है ना। विषाणु लाभप्रद एवं हानिप्रद दोनों प्रकार के होते हैं। जीवाणुभोजी विषाणु एक लाभप्रद विषाणु है। जो जीवाणुभोजी विषाणु रहता है, ठीक है, जो जीवाणुभोजी विषाणु है वो एक लाभप्रद विषाणु है। जो जीवाणुभोजी विषाणु रहता है वो हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर मानव के रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। जो हैजा और पेचिस और टाइफाइड होता है वो एक विषाणु रहता है, जीवाणुभोजी विषाणु, वो इसका पाचन कर लेता है, ठीक है। और मनुष्य को जो मानव रोग है ये मानव रोग है। हैजा, पेचिस, टाइफाइड जो है ये एक मानव रोग है। और टोबैको मोजेक जो रोग है वो एक तंबाकू का रोग है, ठीक है, तंबाकू का रोग है। लेकिन ये क्या है? एक मानव रोग है। यहाँ जो जीवाणुभोजी है ये एक प्रकार का विषाणु है, जीवाणुभोजी, जो मानव के लिए या एक लाभप्रद विषाणु भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो हैजा और पेचिस और टाइफाइड जितनी भी बीमारी होती है, हैजा, पेचिस, टाइफाइड और अन्य भी, उन रोगों को उत्पन्न करने वाले जितने जीवाणु रहते हैं उनको नष्ट कर मानव की रोगों से रक्षा करता है। इसीलिए इसे जीवाणुभोजी, यानी कि जो जीवाणु है उनका ये भोजन कर लेता है, इसलिए जीवाणुभोजी विषाणु नाम दिया गया है इसका। कुछ विषाणु जो होते हैं पौधे या जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं एवं हानिप्रद होते हैं, ठीक है। कुछ अभी हमने पढ़े थे, जो जीवाणुभोजी विषाणु है वो लाभप्रद होता है, ठीक है, क्योंकि वो जो रोग होते हैं हैजा, पेचिस, इन रोगों से जो जीवाणु रोग है उनका सेवन कर लेता है, ठीक है। जो जीवाणुओं का सेवन कर लेता है विषाणु वो लाभप्रद भी रहता है, ठीक है, क्योंकि वो रोग होने से बचाता है। लेकिन कुछ विषाणु ऐसे रहते हैं जो पौधे एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस और पोलियो वायरस, ये रोग विषाणुओं के कारण होते हैं, ठीक है। ये रोग जो होते हैं
विषाणुओं के कारण होते हैं। विषाणु के जो रोग होते हैं वो किसी के संपर्क में आना, वायु द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा, कीटों द्वारा विषाणु का संचरण होता है। ठीक है, जो विषाणु है ये एक दूसरे से कैसे टच होते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, ये कैसे हो रहा, किसी के संपर्क में आना, वायु द्वारा, भोजन द्वारा एवं जल द्वारा तथा कीटों द्वारा एक दूसरे का टच में होना या किसी मतलब जैसे भी संपर्क में आना, ये एक दूसरे द्वारा फैला जाता है। ठीक है, इसलिए अभी लॉकडाउन किया गया है। तो किसी के संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा और कीटों द्वारा विषाणु का संचरण होता है। अब देखा जाए विषाणु की संरचना कैसी होती है। विषाणु संरचना में प्रोटीन के आवरण से एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, ये जो आप में इमेज में दिखाई दे रहा है यही है विषाणु, जिसकी संरचना एक सामान्य संरचना है। ठीक है, इसको सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करना। विषाणु संरचना में प्रोटीन के आवरण से न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, जिसके बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाई होती है जिन्हें कैप्सोमोर कहते हैं, और संपूर्ण करण को वीरियन कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो विषाणु पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके जो सेंटर है, सेंटर यानी न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड यानी कोर भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर कैप्सिड का आवरण बना होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या रहता है, कैप्सिड का आवरण बना रहता है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, ये एक प्रोटीन जो रहता है, जो कैप्सिड बने होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे अभी मैंने पिछले इमेज में भी बताया, वो प्रोटीन जो रहते हैं उन प्रोटीनों का बहुत सारा आवरण बना लेता है, उसे ही कैप्सिड बोला जाता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्रोटीन के ऐसे छोटे छोटे कण आपस में जोड़कर एक बहुत सारा बड़ा आवरण बनाता है, उसे ही कैप्सिड बोला जाता है। और कैप्सिड के ऊपर लिपिड एवं प्रोटीन का आवरण होता है। ठीक है, तो ये जो विषाणु है उसकी सामान्य संरचना है। इसके अंदर जो सेंटर में आरएनए रहता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड ये है न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड के बाद इसके ऊपर रहता है कैप्सिड बना होता है। जो कैप्सिड बना हुआ है वो बना होता है आपके प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन के छोटे छोटे ऐसे आवरण के द्वारा इसके ऊपर ऐसे टच रहता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन मिलकर एक कैप्सिड का आवरण बना लेते हैं, और इसके ऊपर जो ये बना हुआ एक और स्ट्रक्चर, ये लिपिड एवं प्रोटीन का आवरण है। ठीक है दोस्तों, लिपिड एवं प्रोटीन का आवरण है। और इस लिपिड और प्रोटीन के ऊपर जो बाहरी आवरण यानी कि जो कैप्साइड है, उसमें बहुत सी प्रोटीन इकाई होती है जिन्हें कैप्सोमेर कहते हैं। और जब संपूर्ण जो आवरण है, संपूर्ण आवरण को क्या बोला जाता है, वीरियन या कैप्सोमियर बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जामों में, क्योंकि जो विषाणु है वायरस बहुत फैला हुआ है अभी 2020 में। ठीक है, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आगे वीडियो में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना, ताकि जितने भी आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। विषाणु के प्रकार, ठीक है, विषाणु कितने प्रकार के होते हैं वो देखा जाएगा अभी। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विषाणु के जो प्रकार हैं उनको देख रहे हैं हम कि परपोषी प्रकृति है, उसके अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पादप विषाणु यानी कि प्लांट वायरस यानी पादप विषाणु। दूसरा है जंतु विषाणु यानी एनिमल वायरस। तीसरा है जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी के बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ा था हमने। जीवाणुभोजी जो रहते हैं वो जीवाणु का एक विषाणु है जो जीवाणु का पाचन करता है, इसलिए इसे जीवाणुभोजी नाम दिया गया है। पादप विषाणु की बात कर ली जाए, पहला ही टॉपिक है अपना पादप विषाणु। ठीक है, जो विषाणु के प्रकार है उनमें एक पादप विषाणु। पौधों में किसी भी प्रकार का विघ्न जो उसकी सामान्य संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, पादप विषाणु में क्या, जो विषाणु जो पौधों में किसी भी प्रकार का विघ्न जो उसकी सामान्य संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है, वो पादप रोग यानी कि प्लांट डिजीज कहलाता है। ठीक है, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में विभिन्न पादों पर रोग और कीट, खरपतवार आदि में कुल खाद्यान्न का लगभग 18% का प्रतिवर्ष नुकसान इसी पादप विषाणु के कारण हो जाता है। ठीक है, अब पादप विषाणु में कितने विषाणु है, क्या है, कौन कौन से रोग होता है पौधों में, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक में पादप विषाणु पढ़ेंगे। पौधों में किसी भी प्रकार का पादप विषाणु क्या है दोस्तों, कि पौधों में किसी भी प्रकार को विघ्न जो उसकी सामान्य संरचना,
कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है वही पादप रोग कहलाता है। क्या है? वही पादप रोग कहलाता है। पादप रोग के बारे में क्या है दोस्तों, जब किसी पौधे में जो उसकी सामान्य स्थिति है उसमें विरोध उत्पन्न करता है, वो वायरस उसमें विरोध उत्पन्न करता है और वहाँ की जो उसकी पौधे की जो कोशिका है उसमें अपनी जो आरएनए और डीएनए है उसकी भांति कार्य करवाता है। ठीक है, और फिर पौधा सड़ करके टूट कर खराब हो जाता है। तो जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उस पौधे के विकास में वो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो वहीं पर होता है पादप विषाणु। ठीक है, इसके बारे में हम अब आगे पढ़ने वाले हैं कि पादप विषाणु, पादप रोग का कारण, केसेस ऑफ प्लांट डिसीजेस। पादप रोग के कारण क्या है? ठीक है, पौधों में कई रोग के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं जो पौधे में सामान्य लक्षण पैदा करते हैं। ठीक है, पौधों में बहुत सारे विषाणुओं के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। ठीक है, विषाणु जनित रोग जितने भी पौधों में होते हैं विषाणु जनित रोग पड़ने वाले हैं। फर्स्ट होता है टोबैको मोज़ेको वायरस, जिसके कारण इवानोव्स्की ने या अन्य वैज्ञानिकों ने इस वायरस का पता लगाया था। जो टोबैको मोज़ेको वायरस है यह एक विषाणु है, यह सबसे पहले आविष्कृत होने वाला वायरस है। ठीक है, टोबैको मोज़ेको वायरस जो है यह सबसे पहले आविष्कृत होने वाला वायरस है। इस विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। ठीक है दोस्तों, इवानोव्स्की ने इसकी खोज की थी विषाणु की 1892 में। यह विषाणु पतले, लंबे एवं बेलनाकार संरचना वाले होते हैं। ठीक है, पतले, लंबे एवं बेलनाकार होते हैं। टोबैको मोज़ेको वायरस का प्रोटीन आवरण लगभग 2130 इकाइयों का बना होता है जो कैप्सोमियर कहलाता है। ये है मैप में जो इमेज में जो दिखाई दे रहा है यही है टोबैको मोज़ेको वायरस, जिसका आकार कैसा है? पतले है, लंबे है और बेलनाकार, यानी कि एक घुमावदार आकृति में घुमे हुए हैं। इनकी संरचना के ऊपर ये जो प्रोटीन का आवरण है, टोबैको मोज़ेको के ऊपर जो आवरण बना हुआ है वो लगभग 2130 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक टोबैको मोज़ेको वायरस का आवरण 2130 प्रोटीन की इकाइयों का बना होता है, जिन इकाइयों को कैप्सोमियर कहा जाता है। ठीक है, जिन इकाइयों को क्या बोला जाता है? कैप्सोमियर। जो टोबैको मोज़ेको वायरस है यह एक विषाणु है दोस्तों, यह पहले आविष्कृत होने वाला वायरस है जिसकी खोज इवानोव्स्की द्वारा की गई थी 1892 में। ठीक है, 1892 में इसकी खोज की गई थी और इसका जो आकार है वो बहुत ही पतले, लंबे और बेलनाकार संरचना वाले होते हैं। ठीक है, टोबैको मोज़ेको वायरस का जो आवरण बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है और लगभग 2130 इकाइयों का बना होता है। 2130 प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं और इन इकाइयों को क्या बोला जाता है? कैप्सोमियर बोला जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए पिछले एग्जामों में और आने वाले एग्जामों में पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि वायरस ही है, वायरस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये है तंबाकू के ऊपर होने वाला रोग। ठीक है, जो इसके टोबैको मोज़ेको वायरस है और ये पत्तियाँ आप देख सकते हैं यहीं पर इसका होने वाला रोग है। ये तंबाकू के इस रोग में जो तंबाकू का पादप विषाणु के जो रोग है, तो टोबैको मोज़ेको वायरस यानी कि तंबाकू को मोज़ेक, टोबैको मोज़ेक डिजीज, तंबाकू के पौधे में होने वाले इस रोग का कारण क्या है? कारक जो है टोबैको मोज़ेको वायरस। इस रोग में पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती है, साथ ही साथ ये छोटी भी हो जाती है। ठीक है, अभी हमने उधर देखा था इमेज में कि पत्तियां कैसी हो जाती, सिकुड़ जाती और छोटी हो जाती है। ये देखो दोस्तों, ये इसमें जो पत्तियां दिखाई दे रही है ये सिकुड़ गई और छोटी हो गई और रेड हो गई। इस पर टोबैको मोज़ेको वायरस अपना कार्य कर रहा है इस पर। ठीक है, इस पर पत्तियां जो होती है, पत्तियां सिकुड़ जाती है और साथ ही साथ छोटी भी हो जाती है। पत्तियों में उपस्थित हरित लवक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर कि जो टोबैको मोज़ेको वायरस जब किसी तंबाकू की पत्तियों पर होता है तो वो उस पर स्थित हरित लवक नष्ट हो जाता है। ये एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रोग से प्रभावित पौधों को काट कर शेष पौधों से अलग कर देना चाहिए। ये इसके उपयोग मतलब ये इसके सुरक्षित रखने का जो भी पौधा जब ऐसा हो जाता है, जब किसी पौधे पर टोबैको मोज़ेको वायरस लग जाता है तो उस पौधे को दूसरे पौधों से कैसे उसकी सुरक्षा की जाए। ठीक है, तो रोग से जो प्रभावित पौधा है उसको काट दो, काट कर शेष पौधे से अलग कर देना चाहिए और जला देना चाहिए। और अगर टोबैको मोज़ेको वायरस फिर भी कवर नहीं होता है तो फसल परिवर्तन विधि को अपनाना चाहिए।
ठीक है, और रोग निरोध प्रजाति को बोने में प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, ये इतना इससे संबंधित जानकारी है। चलते अगले वायरस पर। अगला वायरस है आलू का मोजेक रोग। ठीक है, ये आलू की खेती होती है दोस्तों, इसमें जो आलू का मोजेक रोग, ये बहुत ही गहराई से बताया गया है। आलू का जो मोजेक का रोग है, पोटैटो मोजेक डिजीज, यह रोग पोटैटो वायरस यानी पोटैटो वायरस एक्स से होता है। ये इसका विषाणु का नाम है पोटैटो वायरस एक्स, जिसके कारण आलू में मोजेक रोग होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां चितकाबरापन, ठीक है, यानी कि मोटलिंग तथा बोनापन यानी कि ड्वार्फिंग लक्षण प्रदर्शित करती है। जब ये विषाणु पत्तियों पर और इस पर इसके पेड़ पर जो इसका छोटा सा पौधा रहता है, उस पौधे पर जब तो आलू के पौधे पर मोजेक रोग हो जाता है, तब उसकी पत्तियां पर चितकाबरापन दिखाई देता है और जो पत्तियां रहती है वो बोनापन लक्षण प्रदर्शित करती है। तब इसका पता लगा जाता है कि आलू को मोजेक का रोग हो गया है। कंधों पर उत्कर्ष यानी नेक्रोसिस होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। इस रोग का नियंत्रण भी टोबैको मोजेको रोग की भांति ही किया जाता है। ठीक है, ये आपके टोबैको मोजेको वायरस भी कंप्लीट होता है। टोबैको मोजेको वायरस क्या है दोस्तों? ये जो होता है वायरस, ये पोटैटो वायरस के कारण होता है। ठीक है, आलू का जो मोजेक रोग है ये पोटैटो वायरस के कारण होता है। और इस रोग के कारण पौधों पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है? फर्स्ट है, पत्तियां जो होती है वो चितकाबरापन हो जाती है और बोनापन के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो कंद होता है वो उत्कर्ष या निक्रोसिस हो जाता है। और इनसे बचने के लिए या तो उस पौधे को उखाड़ कर जला दिया जाना चाहिए, उस पौधे को अन्य पौधों से दूर करके जला दो, या फिर खेती में जो परिवर्तन जो हमने टोबैको मोजेको वायरस में पढ़ा था, ठीक है, कि खेती को जो करने की विधि है उसको परिवर्तन कर देना चाहिए, या फिर कोई एक या कुछ पौधे जब हो तो उन्हें जला देने चाहिए, या फिर उसकी खेती में जो पौधे बोए जाते हैं उनको परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, तब इस वायरस से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो पादप रोग है वो है बंकी टॉप ऑफ बनाना, यानी कि जो केले के पौधे रहते हैं उन पौधों पर विषाणु द्वारा होने वाले रोग के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, जो केले के पौधे रहते हैं उन पौधों पर जो रोग होता है वो रोग इसमें बताया गया है। इस पादप रोग का कारक जो होता है वो बनाना वायरस आर यानी बनाना वायरस 1 है। ठीक है, इस रोग में केले के जो पौधे रहते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसमें? वो पौधे क्या होते हैं? बौने हो जाते हैं तथा उनके वृंतों पर हरी धारियाँ पर्णहरित रहित और सभी पत्तियाँ शिखर पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती है। ठीक है, ये है दोस्तों, इस पर ये बिना रोग वाला पौधा है और ये रोग वाला पौधा है। ठीक है, इसमें आपको लक्षण जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें, और ये एक प्योर पौधा है जिसमें कोई रोग नहीं है, और ये रोग वाला पौधा है, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है? बंकी टॉप ऑफ बनाना, जो बंकी टॉप ऑफ बनाना जो केले के पौधे में वायरस है, ये बनाना वायरस 1 के कारण होता है। और इसमें जो लक्षण दिखाए जाते हैं वो केले के पौधे बोने और वृंतों पर हरी धारियाँ बन जाती है, पर्ण हरित रहित और सभी पत्तियाँ शिखर पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में अभी और भी इसके वायरस से विषाणु है जो अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, विषाणु के इस पार्ट 1 में जितना भी मैंने बताया उनको एक कॉपी में नोट कर लेना और साथ ही साथ इनका रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, पिछले वीडियो को भी देखकर उनका रिवीजन करना। ठीक है दोस्तों, और इनसे मैं एक सेपरेट क्वेश्चन आंसर का विषाणु का जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए और संभावना है जो पूछे जाने की, उनकी एक अलग से टेस्ट वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखा करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।